ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल शाओ के साथ होती है, जिसके डैड उसे मार रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि अगर तुम वैसा नहीं करोगी जैसा मैं बोल रहा हूँ तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। शाओ उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि जैसा आप बोल रहे हैं वैसा नहीं हो सकता, मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है तो मैं किसी और के साथ ज़बरदस्ती शादी कैसे कर सकती हूँ। जिस भी उसके डैड उसे फिर से मारने वाले होते हैं तभी उसकी सिस्टर बीच में आ जाती है और वो उसकी जगह मार खा लेती है। यहाँ पर शाओ से बोलती है प्लीज़ तुम मेरी जगह मार मत खाओ, जिस पर उसकी सिस्टर बोलती है कोई बात नहीं बहन, मैं तुम्हारी जगह लिन से शादी करने के लिए रेडी हूँ। फिर उनके डैड उनसे बोलते हैं कि लेकिन लिन की फैमिली सिर्फ उससे शादी करेगी जिसके पास सबसे ज़्यादा शेयर्स होंगे और हमारे वहाँ सबसे ज़्यादा शेयर्स तो शाओ के पास है, तो फिर उसकी फैमिली उसकी शादी शाओ से ही करवाएगी। यहाँ पर शाओ अपनी बहन मिनी से बोलने लगती है तुम्हें मेरे लिए सेक्रीफाइस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मिनी बोलती है नहीं, मुझे लिन पहले से ही पसंद है लेकिन मैं उससे शादी करने के लायक ही नहीं हूँ। यहाँ पर शाओ को मिनी के ऊपर दया आ जाती है और वो उससे कहती है कोई बात नहीं, मैं अपने आधे शेयर्स तुम्हारे नाम पे ट्रांसफ़र करवा दूंगी, फिर तुम लिन से शादी कर पाओगी। और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके जाने के बाद उसके डैड और मिनी आपस में बातचीत करते हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि ये तो इन दोनों का ही प्लान था, शाओ के सारे शेयर्स हड़पने के लिए, और ये लोग तो सिर्फ नाटक कर रहे होते हैं। इसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड वॉन से मिलने जाती है जहाँ पर बहुत ही अंधेरा होता है और वॉन उसे पीछे से आके मार देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। यहाँ पर वॉन की गर्लफ्रेंड भी होती है। इसके बाद वॉन वहाँ पर कैमरा फिट करके वॉन और उसकी गर्लफ्रेंड कार में बैठकर वो कैमरा देखने लगते हैं। इतने में रूम में एक अजनबी आदमी आ जाता है जिसने बहुत ही ड्रिंक करी हुई होती है और वो अपनी होश और आवाज़ में नहीं होता। उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी वो शाओ के हाथ में रेड कलर का बैनिन देख लेता है और उसे बोलने लगता है प्लीज़ मुझे छोड़कर वापस मत जाना, और यहाँ पर वो उसे किस करने लगता है। ये सारी चीज़ें बैठकर उसका बॉयफ्रेंड वॉन और उसकी गर्लफ्रेंड देख रहे होते हैं और दोनों प्लान बना रहे होते हैं कि वो इस वीडियो से शाओ का करियर बर्बाद कर देंगे और उसे ब्लैकमेल करके बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। फिर यहाँ मिनी अपनी बहन शाओ को एक रूम से बाहर निकलते हुए देखती है। फिर वो रूम में जाकर देखती है वहाँ पर कौन है, तो वो आदमी और कोई नहीं बल्कि हमारा लिन होता है। तो वो जानबूझ करके उसके पास लेट जाती है ताकि जब लिन की आँख खुले तो वो सोचे कि रात में वो उसी के साथ था। यहाँ पर शाओ अपना मुँह छुपाते हुए जा रही होती है। वो पार्किंग लॉट में आती है, तभी वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड वॉन उसे चीट कर रहा है और वो उसे पकड़ लेती है। यहाँ उसका बॉयफ्रेंड उसे कहने लगता है कि मेरे पास तुम्हारी वीडियो है तो कल सुबह पैसे लेकर आ जाना, नहीं तो मैं इसे वायरल कर दूंगा। और शाओ टेंशन में आ जाती है। फिर वो टेरेस पे आ करके किसी को कॉल करती है और उससे डैश कैमरा की फुटेज मांगती है जिसके अंदर उसके बॉयफ्रेंड की सारी हरकतें थी। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन की आंखें खुलती है और वो अपने पास मिनी को देखता है और यहाँ पर मिनी नाटक करने लगती है। तो लिन उससे कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ। उसके बाद उसका यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है तो लिन उससे बोलता है एक बार इस लड़की के शोल्डर पर चेक करना, कहीं इसके पास बटरफ्लाई टैटू है क्या, क्योंकि कल रात को जो लड़की मेरे पास थी उसके शोल्डर पर बटरफ्लाई टैटू था। इसके बाद एक बहुत बड़ा इंटरव्यू हो रहा होता है और हमें यहाँ पता चलता है जो शाओ का बॉयफ्रेंड होता है वो एक डायरेक्टर है और शाओ एक बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस साथ ही इन्वेस्टर है। फिर उन तीनों का इंटरव्यू चल रहा होता है तभी शाओ यहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड की सच्चाई बताने लगती है कि वो एक चीटर है और बैकग्राउंड पे डैश कैमरा की फुटेज भी चलाने लगती है। यहाँ पर वॉन को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वो यहाँ से चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं ये सारी चीज़ें मिनी वहीं बैठकर देख रही होती है और फिर वॉन और उसके गर्लफ्रेंड बैठे होते हैं तो इतने में मिनी आती है और यहाँ हमें सारी सच्चाई पता चलती है कि ये सब तो मिनी ने करवाया था। मिनी ने उन लोगों को काफ़ी सारे पैसे दिए थे ये सब चीज़ करने के लिए। इसके बाद हम एक छोटा बच्चा और एक छोटी बच्ची को देखते हैं। यहाँ पर बच्ची बोल रही होती है फाइनली हमें
बचाने आ गई। यहाँ पर बच्चे को तो रेस्क्यू कर लिया जाता है पर वो बच्ची रेस्क्यू नहीं हो पाती। इसी के साथ लिन की नींद खुल जाती है और वो सोचने लगता है कि क्या तुम अभी भी जिंदा हो या फिर उन किडनैपर्स ने तुम्हें मार दिया, क्योंकि इतने सालों में मुझे तुम्हारी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। और अब हम शाओ की सिस्टर मिनी को देखते हैं जो अपने शोल्डर पर सेम टू सेम बटरफ्लाई टैटू बनवाने गई होती है। इसके बाद वो एक इवेंट में जाते हैं और यहाँ पर एंट्री होती है लिन की। तभी कोई मिनी को लेकर के एक कॉर्नर पर आता है और ये और कोई नहीं बल्कि मिनी का भाई होता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुमने आज की इवेंट की तैयारी कर ली? तो मिनी उसे कहती है तुम टेंशन मत लो, आज का इवेंट एकदम झक्कास होने वाला है। उसके बाद एंट्री होती है हमारे शाओ की, जहाँ पर उसके डैड उसके यहाँ पर आने पे बहुत ही गुस्सा थे और उसे एक थप्पड़ लगा करके बोलते हैं तुमने अपने बॉयफ्रेंड का नाम खराब कर दिया, अब तुम मेरी बेटी का नाम खराब करने आई हो। पर शाओ से बोलती है ये पब्लिक प्लेस है, आप यहाँ पर मुझे इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड वॉन भी वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर शाओ के डैड उसे एक और थप्पड़ लगाते हैं और बोलते हैं कि तुमने मेरी नाक कटवा दी, तुम मेरी पूरी फैमिली का नाम डुबा कर रख दोगी। इसके बाद उसकी सिस्टर मिनी उस डीवीडी पर वो वीडियो प्ले कर देती है जहाँ पर लिन और शाओ साथ में होते हैं। यहाँ पर वॉन बोलने लगता है कि इन सब की स्टार्टिंग तो इसी लड़की ने करी थी, पहले इसने मुझे चीट किया, इसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। इसके बाद यहाँ पर लिन आता है जो शाओ के हाथ में वो ब्रेसलेट देख लेता है पर शाओ उसका हाथ हटा देती है। इसके बाद लिन कहता है जिसने भी ये वीडियो देखी है वो भूल जाए और अगर किसी ने भी ये रिकॉर्ड कर ली है तो वो डिलीट कर दे, क्योंकि अगर मेरी कंपनी ने पता लगाया कि कोई और इसे वायरल कर रहा है तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं और फिर वो इंसान जिंदा भी नहीं बचेगा। यहाँ पर वॉन को गुस्सा आता है तो वो शाओ पर हाथ उठा देता है। तभी बीच में लिन आकर उसे बचा लेता है। यहाँ पर मिनी लिन के पास आ जाती है और वो शाओ को धक्का दे देती है जिससे उसका बैक का टैटू दिख जाता है। पर यहाँ लिन मिनी से बोलता है कि तुमने टैटू तो बड़ा ही अच्छा बनवाया है। फिर शाओ मिनी से बोलती है कि तुमने भले ही टैटू कैसे भी बनवाया हो लेकिन तुम इसकी डिटेल्स तक नहीं जा सकती। और यहाँ पर लिन को भी पता होता है कि जो रियल टैटू है वो शाओ के कंधे पर है, ना कि मिनी के कंधे पर। मिनी को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और वो शाओ पे हाथ उठा देती है, लेकिन यहाँ पर शाओ उसे ही नीचे गिरा देती है और उससे बोलती है कि पहले मुझे मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने चीट किया और अब तुम मुझ पे चीट कर रही हो। मैंने अपने आधे से ज़्यादा शेयर्स तुम्हारे नाम पे कर दिए ताकि तुम अपनी लाइफ अच्छे से जी सको और अपने प्यार से शादी कर सको, लेकिन यहाँ पर तुम मेरी ही अगेंस्ट जा रही हो। यहाँ पर लिन उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट केस कर दूंगा। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो पार्किंग लॉट में आता है। यहाँ पर लिन और शाओ आपस में बात कर रहे होते हैं और लिन उसे अपनी पुरानी बातें याद कराने लगता है जहाँ पर 2 बच्चे किडनैप हो गए थे। यहाँ पर शाओ बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे कुछ भी चीज़ अच्छे से याद नहीं है, मेरे बचपन की बहुत सी यादें इरेज हो चुकी हैं। और यहाँ पर वो उससे बोलने लगती, लिन मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए कि तुम और मैं एक हस्बैंड वाइफ होने का रोल प्ले करें, फेक वाला। फिर यहाँ पर लिन उससे पूछने लगती तुम आखिर ऐसा क्यों करना चाहती हो? तो वो बोलती है कि मेरी और मेरी सिस्टर के बीच में बैट लगी है कि तुम्हारी वाइफ कौन बनेगा और मैं अपनी बैट कभी भी हारना नहीं चाहती। और फिर वैसे भी इसमें तुम्हारा भी फायदा ही होगा क्योंकि मैं तुम्हें ढेर सारे कोलैबोरेशंस ला करके दूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर मिनी और उसके डैड आपस में बैठ करके प्लानिंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर शाओ आ जाती है और वो उन्हें उसका और लिन का वेडिंग सर्टिफिकेट दिखाती है। तो वो लोग कहने लगते हैं कि ये तो फेक है। तो फिर शाओ कहती है कि अगर ये फेक है तो फेक ही सही, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं सिस्टर कि तुम बैट हार चुकी है और मैं लिन की वाइफ बन चुकी हूँ। यहाँ पर मिनी को काफी गुस्सा आने लगता है और वो दोनों आपस में झगड़ने लगती है। तभी वहाँ पर लिन भी आ जाता है। तो यहाँ पर शाओ एक्टिंग करने लगती है कि देखो ये लोग मुझे कितना परेशान कर रहे हैं और इस लड़की ने तो मुझ पर हाथ भी उठाया। तो फिर लिन भी उन पे गुस्सा करता है। यहाँ पर शाओ कहती है कि तुम मुझे अपने साथ अपने घर पे ले जाओ, मैं इन लोगों के साथ नहीं रहना चाहती। तो लिन उससे कहता है ठीक है और फिर वो उसके डैड से कहता है कि मैं आपकी कंपनी के साथ जितने भी कोलैबोरेशन थे उन्हें वापस लेता हूँ और अब मैं आपकी कंपनी के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। और वहाँ से शाओ को लेकर चला जाता है। यहाँ पर मिनी को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन
शाओ को लेकर उसके ग्रैंडपा से मिलने आया होता है। यहाँ पर शाओ काफी नर्वस होती है, जिससे लिन उसे नर्वस ना होने के लिए कहता है। यहाँ पर लिन कहता है कि तुम नर्वस मत हो, मैंने अपने ग्रैंडपा को सब कुछ बता दिया है। तभी उसके ग्रैंडपा आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम मुझे जल्दी से एक ग्रैंडसन दे दो। ये सुनकर के शाओ तो काफ़ी शॉक हो जाती है और यहाँ पर लिन कहने लगता है कि ग्रैंडपा आप ये बातें कैसे कर सकते हैं। तो उसके ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि इस पुराने ज़माने वाले इंसान को बताओ कि आजकल का ज़माना मॉडर्न हो गया है और इस तरह की बातें ओपनली करी जा सकती है। इसके बाद ये लोग अपने बेडरूम में आते हैं, जहाँ पर शाओ लिन से टॉवल मांगती है, लेकिन वो उसे देने से मना कर देता है। वो कहता है ये मेरा प्राइवेट टाइम है और इसमें मैं एक्टिंग नहीं करूँगा, तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम खुद कर लो। तो शाओ टॉवल लेने जा रही होती है, तभी उसका पैर कुर्सी पे लगता है और वो लिन के ऊपर ही गिर जाती है और दोनों में किस हो जाती है। यहाँ पर दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक थे और लिन उसे दोबारा किस करने जाता है, पर शाओ उसे दूर कर देती है और जाकर के बिस्तर में अपना मुंह छुपा लेती है। और फिर लिन भी वहाँ आकर के सोने वाला होता है। फिर शाओ उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आ रहे हो। तो लिन कहता है कि क्या मैं अपने बेड पे नहीं सो सकता। उसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने के टाइम पे वो दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे होते हैं, तो उनके ग्रैंडपा वहाँ से चले जाते हैं ताकि वो कंफर्टेबली बात कर सके। फिर नेक्स्ट शाओ अपने बेडरूम में होती है, जो बोलती है कि मुझे बहुत टाइम से तुम्हें एक चीज़ बतानी थी कि जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तभी से मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। और वो मुड़ करके लिन से बोलती है आई लव यू। यहाँ पर लिन घबराया हुआ होता है, तभी वो देखता है उसके हाथों में स्क्रिप्ट है और वो समझ जाता है कि वो स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर रही है, ना कि मुझे कन्फेस कर रही है। यहाँ पर वो शावर लेने का बहाना करके चला जाता है और यहाँ पर शाओ हंसने लगती है और हमें पता चलता है कि शाओ ने यह जानबूझकर किया है। अब हम मिनी, वॉन और यहाँ पर सभी को बैठकर लंच करते हुए देखते हैं। वो आपस में प्लानिंग कर रहे होते हैं और यहाँ पर वॉन मिनी को अपनी मूवी में काम करने के लिए बोलता है और मिनी उसका ऑफर मान भी लेती है, हालांकि उसे कोई एक्टिंग वैक्टिंग नहीं आती है। इसके बाद वो लोग शाओ के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर वॉन से मिनी को पता चलता है कि शाओ को अनीसिया है। अनीसिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें लोग धीरे धीरे करके चीज़ें भूलने लगते हैं। यहाँ पर मिनी घर आकर के कुछ ढूंढने लगती है, तो उसके डैड आकर के पूछते हैं कि तुम क्या ढूंढ रही हो। और फाइनली पूरी मेहनत करने के बाद वो उस रेड ब्रेसलेट को ढूंढ लेती है। फिर वो उसके डैड को वो रेड ब्रेसलेट दिखाती है, तो उसके डैड कहते हैं कि बस एक मामूली सा रेड ब्रेसलेट तुम्हारी किस्मत कैसे चेंज कर सकता है। यहाँ पर मिनी उन्हें सारी बात बताती है कि किस तरह से बचपन में लिन किडनैप हो गया था और वो जिसके साथ किडनैप हुआ था वो और कोई नहीं बल्कि शाओ थी। लेकिन शाओ को कोई भी चीज़ें याद नहीं है क्योंकि उसे एनेसिया है। इसलिए वो कहती है अब मैं लिन के पास जाऊंगी और उसे ये सारी चीज़ें बताऊंगी। इसके बाद ग्रैंडपा और मिनी उसके पास जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिन और शाओ आपस में ब्रेकफास्ट करते हुए बात कर रहे होते हैं और वो लोग बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। इतने में वहाँ पर वो दोनों आ जाते हैं। उसके डैड उसे सारी सच्चाई बताने लगते हैं और मिनी उसे कहने लगती है कि जब हम छोटे थे तो हम दोनों किडनैप हो गए थे, लेकिन यहाँ पर रेस्क्यू टीम ने सिर्फ तुम्हें बचाया और मुझे रेस्क्यू करे बिना ही वो वहाँ से चले गए, जिसके बाद कुछ महीनों तक मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर सहना पड़ा। फिर एक दिन मैं वहाँ से भाग निकली। मैं तुम्हारा वेट काफ़ी टाइम से कर रही थी। इसके बाद यहाँ लिन मिनी से कहता है कि ठीक है, बस इतना काफ़ी है, बस ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। और यहाँ पर शाओ का सर दर्द करने लगता है और उसे अपने बचपन की कुछ चीज़ें याद आने लगती है, जहाँ पर उसे याद आता है कि वो रेड ब्रेसलेट उसकी बड़ी सिस्टर ने ही उसे दिया था और वो बेहोश होने लगती है। तो लिन जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में ही शाओ को होश आ जाता है। वो लिन से पूछती है आखिर मैं यहाँ पर कैसे आ गई, तो लिन उसे सारी बातें बताता है। तो शाओ उसे कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे रास्ते में ही उतार दो। तो लिन उसे कहता है कि मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर सकता हूँ। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे यहीं पर ही उतार दो। फिर जब लिन घर आता है तो वो देखता है कि शाओ सोफे पे सो रही होती है, तो वो उसे ब्लैंकेट उड़ा देता है, लेकिन वो खुद को एडजस्ट कर रही होती है। तो यहाँ पे लिन सोचता है कि अगर शाओ इस तरह से ही सोफे पे सोती रही तो सुबह उसकी बॉडी पेन करेगी, तो वो उसे बेड पर सुला देता है और खुद सोफे पे सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि शाओ तो यहाँ है ही नहीं। तो वो सोचता है कि आखिर शाओ इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई।
अब हम लिन को देखते हैं जो अपने ऑफिस में होता है। तभी वहाँ पर मिनी आती है और वो उसे सेड्यूस करने लगती है। यहाँ पर लिन उसे खुद से दूर करने की कोशिश करता है, पर लिन बार बार उसे चिपक रही होती है और यहाँ पर एक ऐसा सिनेरियो बनता है कि जिससे लगता है कि वो दोनों किस कर रहे हैं। हालांकि वो दोनों किस नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन जब शाओ रूम में आती है तो उसे देखकर लगता है कि वो दोनों किस कर रहे हैं, तो ताली बजाते हुए अंदर आती है। यहाँ पर मिनी कहने लगती है कि फाइनली लिन ने मुझे उसके प्यार का कन्फेशन कर दिया है। यहाँ पर लिन मना करता है कि तुम ये सब अपने मन से क्या बड़बड़ाए जा रही हो, और शाओ मिनी को एक थप्पड़ लगाती है और कहती है तुम्हें बेसिक मैनर्स भी नहीं पता है, जो अपनी खुद की बहन का घर तोड़ने पर तुली हुई हो। तो मिनी कहती है इसमें गलत क्या है, जब वो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो फिर इसमें बुराई ही क्या है। यहाँ पर शाओ लिन से कहती है कि मुझे यकीन है कि तुम्हें कल रात की बात याद होगी, और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर लिन भी उसके पीछे जाने लगता है, पर मिनी गिरने का नाटक करती है और लिन से उसको उठाने में हेल्प मांगती है। यहाँ पर लिन जैसे ही अपना हाथ बढ़ाता है तो मिनी जानबूझकर कि उसे गले लगा लेती है। इसके जाने के बाद यहाँ पर उसका असिस्टेंट आता है और वो कहता है कि मैम आपकी कार रेडी है, और उसका असिस्टेंट और कोई नहीं बल्कि उसी का भाई होता है। यहाँ पर वो अपना हिडन कैमरा निकालती है और उसके भाई से कहती है कि तुम वो सारी वीडियोस वायरल कर दो, मैं शाओ का करियर बर्बाद करके ही रहूँगी, फिर देखना उसकी कितनी बदनामी होगी। यहाँ पर शाओ रास्ते से जा रही होती है, पर सभी लोग उसकी फ़ोटोज़ और वीडियोस बनाने लगते हैं और उसे बोल रहे होते हैं कि वो कितनी बेशरम है। तभी वहाँ से लिन की कार निकलती है और वो शाओ को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है। जब ये लोग घर जा रहे होते हैं तो शाओ लिन से पूछती है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है। तो लिन उसे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मुझ पर बिलीव कर सकती हो, मैं हमेशा ही तुम्हारा साथ दूंगा। वो दोनों किस करने वाले होते हैं कि तभी उनकी डेस्टिनेशन आ जाती है। यहाँ पर लिन का इंटरव्यू होने वाला होता है उसकी न्यू मूवी के लिए, और उसकी गर्लफ्रेंड मिलकर तमाशा खड़ा कर देते हैं शाओ के अगेंस्ट। यहाँ पर शाओ आती है और सभी रिपोर्टर्स उससे क्वेश्चन करने लगते हैं, और यहाँ पर शाओ पुरानी बातें निकालने लगती है जहाँ पर उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे अब्यूज़ किया था, और फिर रिपोर्टर्स के सामने सारी चीज़ें बताने लगती है, साथ ही वो वीडियो भी उनके कार सीन का। यहाँ पर वो रिपोर्टर्स वो सीन्स को देखकर के शॉक हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ वो यहाँ पर ये भी बोलती है ये डायरेक्टर किसी भी काम का नहीं, इसने आज तक जितनी भी मूवीज़ लिखी है वो इसकी नहीं बल्कि किसी और की चुराई हुई होती है। यहाँ पर रिपोर्टर्स को एक बार फिर से शॉक मिल जाता है और वो दोनों शर्म के मारे वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद शाओ लिन को थैंक यू बोलती है उसकी हेल्प करने के लिए और उसे कॉन्फिडेंस देने के लिए। इसके बाद जैसे ही शाओ घर पर आती है तो मिनी फिर से बोलने लगती है हमारी दुनिया की सबसे सच्ची एक्ट्रेस आ गई। मिनी बोलने लगती है कि यह तो सिर्फ शुरुआत है, तुम देखना धीरे धीरे करके मैं तुम्हारा पूरा करियर बर्बाद करूंगी। यहाँ पर शाओ बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर तुम इतनी कैसे बदल गई, तुम मेरी ही छोटी बहन हो, हमेशा दीदी दीदी करके मेरे पीछे घुमा करती थी। तो मिनी बोलती है कि लोग बदल जाते हैं तो फिर भला मैं क्यों ना बदलूं। यहाँ पर शाओ उसे वो वीडियो दिखाती है जिसमें वो जानबूझकर लिन के पास आकर के सो गई थी, और यहाँ पर मिनी वो फ़ोन छीनने लगती है पर शाओ उसे नहीं देती। फिर वो दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। यहाँ पर शाओ के पास लिन आ जाता है और उसे लेकर के चला जाता है। बाहर निकलने के बाद शाओ उससे बचपन के इंसिडेंट के बारे में पूछती है और पूछती है कि क्या वो उस लड़की को पसंद करता था। यहाँ पर लिन बोलता है कि सच बताऊँ तो मैं उस लड़की को नहीं पसंद करता था, बल्कि मैं उसका शुक्रगुजार था कि उसी की वजह से आज मेरी जान बच पाई। फिर शाओ से पूछती है कि क्या तुमने मुझसे शादी इसलिए करी थी क्योंकि तुम्हें लगा था कि मैं वो लड़की हूँ। तो लिन कहता है कि हाँ मैंने पहले तुमसे शादी इसलिए करी थी क्योंकि मुझे लगा था कि तुम वही लड़की हो, लेकिन अब मैं तुमसे कनेक्टिविटी फील करता हूँ, इसलिए अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम वो लड़की हो या नहीं हो। फिर यहाँ पर वो दोनों किस करते हैं। नेक्स्ट फिर जब शाओ अपने रूम में जाती है जब वो देखती है कि दो लोग वो कुशन को ले जा रहे होते हैं, वो उनसे पूछती है कि आखिर वो कुशन को क्यों ले जा रहे हैं। तो वो उन्हें बताते हैं कि ऐसा करने को लिन ने उन्हें कहा है। असल में लिन नहीं चाहता था कि कोई भी कुशन पे सोए। उसके बाद इन दोनों के बीच में रोमांटिक सीन होता है। नेक्स्ट डे वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है यानी मिन के भाई को, और वो उससे पूछता है कि मुझे सारा सच बताओ।
यहाँ पर उसका असिस्टेंट बहाने बनाने लगता है, लेकिन लिन कहता है कि मुझे पता है, जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम मिन के शोल्डर पर वो बटरफ्लाई टैटू चेक करो तब तुमने ही मिनी से वो बटरफ्लाई टैटू बनवाने के लिए कहा था। पर अभी भी उसका असिस्टेंट उसे कुछ भी नहीं बता रहा होता है। तो फिर लिन अपने गार्ड्स को बुलाता है और यहाँ पर वो सारी सच्चाई सबको बता देता है और वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। फिर यहाँ पर शाओ लिन से फ्लर्ट करते हुए उसे किस करने वाली होती है। दैन अपना मुँह साइड में करके कहती है, उप्स, मुझे तो काम याद आ गया, और वहाँ से चली जाती है। शाओ को वो वीडियो मिल चुकी होती है तो वो लिन को भी दिखाती है, पर उसमें कोई भी ऑडियो क्लियर नहीं थी। तो लिन कहता है कि हमें इसके लिए किसी प्रोफेशनल को बुलाना होगा, और फिर वो अपने किसी फ्रेंड को कॉल करता है। इसके बाद शाओ लिन से कहती है कि जब जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। तो लिन उससे कहता है कि शायद तुम मुझे अपने सपनों में देखा करती होगी और अब मैं हकीकत में आ गया हूँ। फिर यहाँ पर ज़बरदस्ती मिनी भी आ जाती है और वो फिर से लिन के करीब जाने की कोशिश करती है, और यहाँ पर उसका और शाओ का झगड़ा हो जाता है। उसके जाने के बाद शाओ लिन को उसके बालों का एक टुकड़ा देती है और बोलती है कि तुम अपने असिस्टेंट के बालों का और इसके बालों का डीएनए टेस्ट कराओ, क्योंकि मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। इसके बाद इन दोनों की डीएनए रिपोर्ट आ जाती है, जिससे पता चलता है कि ये दोनों बायोलॉजिकल सिबलिंग्स हैं। इसके बाद यहाँ शाओ ये रिपोर्ट्स लेकर के अपने डैड के पास जाती है, जहाँ पर वो उसे ही एक थप्पड़ लगा देते हैं। वो कहती है, मुझे क्यों मार रहे हो, उसे मारो, वो तो आपकी बेटी भी नहीं है। और उसे यहाँ पता चलता है कि उसके डैड को ऑलरेडी सारी सच्चाई पता है। इसके बाद यहाँ पर उसके ग्रेट ग्रैंडपा आ जाते हैं और शाओ उन्हें भी वो रिपोर्ट्स दिखा देती है। उसके ग्रेट ग्रैंडपा जब ये रिपोर्ट्स देखते हैं तो वो बोलते हैं, रिपोर्ट्स चाहे जो भी हो, तुम्हें अपने फैमिली के हार्मों को बचाना चाहिए ताकि सबके सब एक बार अच्छे से जी सके। फिर वो वहाँ पर गुस्से से चली जाती है, पर मिनी उनसे वापस से चिपकने लगती है और उनको ग्रैंडपा बोलती है। तो उसके ग्रैंडपा बोलते हैं, खुद के मुँह से मेरा नाम भी मत लो, मुझे बहुत ही घिन आती है, और वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर लिन शाओ से उसे घर जाकर आराम करने के लिए कहता है कि बाकी का मैटर वो संभाल लेगा, लेकिन शाओ बोलती है कि अभी फिलहाल तो मुझे मूवी की शूटिंग पर जाना है। यहाँ पर शिन नाम की एक लड़की उन्हें पीछे से देख रही होती है। इसके बाद शिन उस ड्रेसिंग रूम में जाती है जहाँ पर ऑलरेडी कोई और लड़की होती है, और वो लड़की शिन को चिल्लाने लगती है। इतने में वहाँ पर आवाज़ सुन के शाओ आ जाती है और शाओ उस लड़की से बोलती है कि वो आखिर इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर रही है, अभी उसे शिन से माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं तो वो उसे क्रू से निकाल देगी। वो लड़की डर करके शिन से माफ़ी मांगती है। इसके बाद शिन और शाओ दोनों मेकअप करवाने लगते हैं, जहाँ पर शिन बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ। शाओ उसे हाँ बोल देती है। इसके बाद शाओ बैठकर अपनी मम्मी को याद कर रही होती है कि इतने सालों तक वो किसी गलत इंसान को अपनी सिस्टर मानती आ रही है, न जाने उसकी असली सिस्टर अभी कहाँ होगी। यहाँ पर शिन जानबूझ करके उसके कोप को इशारा करती है ताकि वो लाइट उसके ऊपर गिरा सके, जहाँ पर लाइट सीधा शाओ के ऊपर गिरती है। यहाँ पर शिन उसकी देखभाल करने का नाटक करती है और भागते हुए आती है और पूछती है, बहन तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर के पहुँचते हैं। यहाँ पर लिन आ जाता है और शिन शाओ से पूछती है कि क्या ये वही लड़का है जिसके बारे में तुम बता रही थी, और शिन यहाँ पर शाय करने लगती है। यहाँ पर शाओ लिन को बताती है कि शिन ने ही उसकी हेल्प करी थी, और यहाँ पर लिन उसकी हेल्प करने के लिए उसे थैंक यू करता है और कहता है कि अगर फ्यूचर में तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो तुम मुझसे हेल्प मांग सकती हो। इसके बाद लिन शाओ का मुंह टॉवल से पोंछने लगता है और यहाँ पर शाओ लिन से कहती है कि उसके हाथ में दर्द हो रहा है, और फिर यहाँ लिन उसके हाथ में फूंक मारने के बदले उसे किस कर लेता है, जिस पर शाओ हंसने लगती है। लिन उसे बोलता है कि सेट पर अगर तुम्हें कोई भी परेशान करे तो उससे पहले उसे बताना है, ये उसकी जिम्मेदारी होगी। शाओ कहती है, तुम चिंता मत करो, मुझे कोई कुछ भी नहीं करेगा। इसके बाद लिन अपने सिक्योरिटी को कॉल करता है और कहता है कि वो शाओ के कमरे में सीसीटीवी फुटेज लगा दे और उसके साथ जो कुछ भी हुआ है ये सारी खबरें उसको ला करके दे, ताकि वो शाओ को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके। इसके बाद वो अंदर जाता है और शाओ को सोने में मदद कराता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सोफे पर बैठ जाता है, जहाँ शाओ उसे घूर घूर के देख रही होती है। लिन सीधा उसके ऊपर आ जाता है, लेकिन वो बोलता है, माफ़ कर दो, तुम्हारा बेड काफ़ी ज़्यादा छोटा है और मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, और वापस वो सोफे पे चला जाता है। फिर यहाँ पर सुबह हो जाती है। शिन वहाँ पर आती है तो फिर शाओ की नींद खुल जाती है और वो उसे देखकर डर जाती है। जिसके बाद वहाँ पर लिन आता है और शिन उनसे बोलकर चली जाती है कि
तुम दोनों आपस में बात कर लो। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि लिन शाओ को उठा के व्हीलचेयर पर बिठा देता है ताकि वो उसे बाहर लेके जाए और फ्रेश एयर फील कर सके। इसके बाद जब वो लिफ्ट में होते हैं तो लिफ्ट अचानक से रुक जाती है और खड़ आवाज़ करने लगती है। लिफ्ट हिलने लगती है। लिन को तो डर नहीं लगता पर शाओ बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो चिल्लाने लगती है। इसके बाद वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो उसका इलाज हो रहा होता है। वो डॉक्टर से पूछता है कि क्या शाओ ठीक है, तो डॉक्टर उसे टेंशन नहीं लेने के लिए करते हैं क्योंकि अक्सर जो लिफ्ट में फंस जाते हैं उनके साथ यही होता है। फिर शाओ को होश आता है तो लिन उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। यहाँ पर शाओ उसे अपने सपने के बारे में बताने लगती है कि मुझे धीरे धीरे करके मेरा बचपन याद आने लगा है और उसे बताती है कि वो वही लड़की है जो बचपन में उसके साथ फंसी थी। लिन को ये सुनकर के काफ़ी खुशी मिलती है क्योंकि वो उसी लड़की से प्यार करता है जिसने बचपन में उसकी जान बचाई थी। इसके बाद हम शिन को देखते हैं और उसके पीछे मिनी और उसका भाई बैठा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सब तो मिनी का ही प्लान है और शिन उनका इस प्लान में साथ दे रही है। यहाँ पर शिन विंडो नीचे करके शाओ को देखती है और उसकी आंखों में काफ़ी ज़्यादा जेलसी होती है। इसके बाद शाओ रात को पानी पी रही होती है। फिर शिन वहाँ आ करके जानबूझ के लाइट बंद कर देती है क्योंकि उसे पता है कि शाओ बिना लाइट के नहीं देख सकती और उसे काफ़ी घबराहट भी होने लगती है। फिर यहाँ पर वो 1 2 3 करके गाना गाने लगती है जिस तरह से उसकी रियल सिस्टर गाती थी ताकि शाओ को लगे कि वही उसकी रियल सिस्टर है। इसके बाद में अगले दिन लिन आता है और शाओ उसे सारी बात बताने लगती है। लिन को बहुत ही अच्छा लगता है। वो उसे कहता है कि अगर उसे उसके साथ सिस्टर की फीलिंग आती है तो वो उसे अपनी सिस्टर बना सकती है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। और ये सारी चीज़ें शिन अब मिरर से देख रही होती है और बोलती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मेरा प्लान वर्क करने लगा। इसके बाद ये लोग घर पे आते हैं जहाँ लिन बोलता है कि चलो हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, लेकिन इतने में ही शाओ को टैक्स आता है जो कि शिन का होता है। वो डर के मारे भाग के शिन के घर पहुँचती है जहाँ उन्हें चिल्लाने और मारने पीटने की आवाज़ आती है और चीज़ें तोड़ने की। फिर दरवाज़ा खुलता है जहाँ वो देखते हैं कि उसके डैड उसे मार रहे होते हैं। फिर वो उसे एक जगह जाकर बिठा देते हैं और उससे पूछते हैं आखिर तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करते हैं। तो वो उन्हें बताती कि वो मेरे अडॉप्टेड डैड है और मैं उनकी रियल बेटी नहीं हूँ, वो हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। यहाँ पर शाओ उसे गले लगा लेती है। यहाँ पर शिन उसे अजीब लुक दे करके देखती है और सोचती है कि मेरा प्लान वर्क कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर भी उसके डैड आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे बाहर लेकर के आने की। यहाँ पर उसके डैड सभी के सामने तमाशा खड़ा कर देते हैं और सभी लोग फोटोज और वीडियोस निकालने लगते हैं। यहाँ पर लिन से कहता है कि खबरदार, अगर तुमने इन्हें कोई भी नुकसान पहुँचाया हम आराम से बैठ करके भी बातें कर सकते हैं। उसके बाद उसके डैड यहाँ पर पैसों की डिमांड करते हैं और शाओ को कहते हैं कि 10 बजे से पहले इतने पैसे भेज देना वरना तुम्हारी बहन को टॉर्चर से कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद जब ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं तो शिन को किसी का कॉल आता है और वो बोल रही होती है कि प्लीज़ मुझे जॉब से मत निकालो, मेरे पास और कोई जॉब नहीं है। ये सारी बातें शिन और लिन सुन रहे होते हैं और ये तो हमें बात पता होती है कि वो तो सिर्फ नाटक कर रही है, असल में तो उसके पास कोई जॉब है ही नहीं। उसके बाद वो बोलती है कि न जाने क्यों उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया, लगता है उन्होंने वो लड़ाई वाला वीडियो देख लिया है। यहाँ पर शाओ से बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। और वो शिन को अपने साथ काम करने के लिए बुला लेती है। यहाँ पर शाओ सोच रही होती है कि ये तो बिल्कुल मेरी बहन जैसी है और शिन तो कुछ और ही सोच रही होती है। वो सोचती है कि एक एक स्टेप बढ़ा करके मैं इससे इसकी लाइफ का हर एक चीज़ छीन लूँगी। इसके बाद ये लोग एक इवेंट पर जाते हैं जहाँ शाओ शिन को अपने साथ लेकर आई थी और वो सभी को उससे इंट्रोड्यूस कराती है। शिन उसका थैंक यू बोलती है कि वो कितनी अच्छी है, वो सभी से उसे इंट्रोड्यूस कराती है। इसके बाद शाओ एक और दूसरे इवेंट के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद यहाँ पर शिन एक डायरेक्टर से फ्लर्ट करने लगती है। शाओ एक अवार्ड शो में जाती है जहाँ उसे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिलने वाला होता है। यहाँ पर अनाउंसमेंट के पहले ही शिन उसे स्टेज पर बुलाती है और बोलती है कि आज मैंने तुम्हारे लिए 2 सरप्राइज रेडी किए हैं। और लाइट ऑफ होती है और लिन उसके पीछे आता है। शिन बोलती है ये तुम्हारा पहला सरप्राइज था और दूसरे सरप्राइज के टाइम पे वो एक रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है जिसमें शिन उसे कह रही होती है कि शाओ तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, आखिर तुम मेरी आइडेंटिटी के साथ क्यों घूम रही हो और सबको ये क्यों बता रही हो कि वो लड़की तुम हो जो बचपन में किडनैप हुई थी, असल में तो वो मैं हूँ और मैं ही तुम्हारी बड़ी बहन हूँ।
आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। ये सुनकर शाओ को गुस्सा आ जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। इसके बाद वो उससे पूछती है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, जिस पर शिन उसे डीएनए रिपोर्ट दिखाती है जिसके अकॉर्डिंग वो सच में उसकी बहन थी। और वो उसे कहती है अगर तुम्हें और कुछ भी प्रूफ चाहिए हो तो मेरे पास ले आना। इसके बाद शिन यहाँ पर लिन को भी इतना अच्छा मैनिपुलेट करती है कि उसे भी ये यकीन हो जाता है कि शाओ से झूठ बोल रही थी और वो उसे छोड़ करके वहाँ से चला जाता है। शाओ उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है पर वो नहीं रुकता। यहाँ पर शिन बोलती है कि अब तुम अपनी लाइफ जी सकती हो। दूसरी ओर मिनी और उसके डैड उसका कंपनी में वेट कर रहे होते हैं जहां वो उससे मिलने आते हैं। मिनी उसे बहुत कुछ बुरा बुरा बोल रही होती है और कहने लगती है कि मैंने तुम्हारी एक्टिंग फील्ड तो खराब कर दी, अब ये कंपनी की बारी है, कुछ ही दिन में ये भी मेरी हो जाएगी। यहाँ पर इन दोनों का झगड़ा होने लगता है। उतने में ही उसके डैड आते हैं और वो आकर सीधा शाओ को एक थप्पड़ लगा देते हैं और दोबारा से वही चीज़ें रिपीट होने लगती है। यहाँ पर शाओ गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है तो सभी रिपोर्टर्स उसके पीछे आने लगते हैं और उससे सवाल जवाब करने लगते हैं, पर यहाँ जानबूझकर रिपोर्टर्स उसके ऊपर कुछ ना कुछ मारे जा रहे थे। मिनी भी वहां आकर और भी ज्यादा बुराई करने लगती है। शिन ये सब पीछे खड़ी होकर के एंजॉय कर रही होती है और फिर उससे बोलती है अब तो तुम्हें मरना ही होगा। यहाँ पर शाओ किसी को फोन लगाकर आने के लिए बोलती है, तभी एक वैन आगे उसे टक्कर मार देती है और शाओ वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब उसकी आंखें खुलती है तब वो हॉस्पिटल में होती है और उसे वहाँ लेकर आया होता है लिन। वो उससे माफी मांगता है और उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा भरोसा नहीं कर पाया। यहाँ पर शाओ भी उसे माफ कर देती है लेकिन शाओ का हाथ नहीं हिल रहा होता है तो लिन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। फिर यहाँ पर शाओ हंसने लगती है कि वो तो सिर्फ मजाक कर रही थी। फिर यहाँ पर वो लिन से बहुत प्यारी प्यारी बातें करने लगती है। क्या मैंने तुम्हें कभी बताया कि तुम स्माइल करते टाइम पे बहुत ही प्यारे दिखते हो। और फिर वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। यहाँ पर शाओ जब अकेली होती है तो दो गुंडे आकर उसे किडनैप कर लेते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। शाओ उनसे बोलती है कि अभी मेरे पास फिलहाल पैसे नहीं है पर मैं तुम्हें बाद में दे सकती हूँ। तो वो गुंडे कहते हैं पैसे तो हमें पहले ही मिल चुके हैं तुम्हें मारने के लिए। पर शाओ उन्हें बोलने लगती है मुझे पता है आखिर तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। मारने ही वाले होते हैं कि तभी लिन वहाँ पर आ जाता है और उसे बचा लेता है। यहाँ पर वो उन्हें धमकी देता है कि अगर तुमने अपने बॉस को कॉल नहीं किया तो मैं तुम्हें जिंदा काट दूंगा। फिर उन्हें ना चाहते हुए भी अपने बॉस को कॉल करना पड़ता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये सारी साजिश तो मिन और उसके भाई की होती है। दूसरी तरफ मिन और उसका भाई मजे से वाइन का मजा उठा रहे होते हैं। ये सोच कर कि शाओ तो जिंदा ही नहीं है तभी वहाँ पर शाओ की एंट्री हो जाती है। वो सभी को बोलती है कि मेरी सौतेली बहन मुझे मारने आई थी। यहाँ पर वो उसे अपनी बकवास बंद करने के लिए कहती है। यहाँ पर शाओ बोलने लगती है कि मैं यहाँ पर प्रूफ के साथ आई हूँ और वो सभी को वीडियो दिखाने लगती है उन गुंडों का। सभी लोग ये चीज़ देखकर शॉक हो जाते हैं। साथ ही साथ उसके डैड को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो सबकी अटेंशन शाओ से कैसे हटाए। यहाँ पर वो उससे फ़ोन फेंक देते हैं। उसके डैड उसके बारे में भला बुरा बोलने लगते हैं। फिर सभी को लगता है कि शाओ यहाँ पर अटेंशन के लिए आई है। सभी उसी को सुनाने लगते हैं। यहाँ पर शिन बोलने लगती है कि शाओ तुम्हारी कहानी अब खत्म हो चुकी है तो झूठ बोलना बंद करो। शाओ से बोलती है कि तुम्हें कोई सच्चाई पता ही नहीं है लेकिन आज मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगी। और फिर वो उसे कॉल रिकॉर्डिंग प्ले करके सुनाती है जो कि शिन की नहीं बल्कि मिनी और उसके भाई की होती है। यहाँ पर शिन को समझ में आ जाता है कि मिनी और उसके भाई ने मिलकर उसे धोखा दिया है और सिर्फ उसका यूज़ किया है। वो शौक में चली जाती है। शाओ उसे कहती है ट्रस्ट करो, मैंने ये सब नहीं किया बल्कि इन्होंने जानबूझ करके दो बहनों के बीच में झगड़ा करवाया। आधे साथ वो शाओ को वो फुटेज दिखाती है जहाँ पर एक वैन ने उसे टक्कर मार दी थी और उस फुटेज के अंदर और कोई नहीं बल्कि उसके डैड होते हैं। वो फुटेज देखकर उसके डैड बोलते हैं कि ये तो एआई एडिटेड वीडियो है। तो शाओ बोलती है हाँ अब दोष एआई पे लगा दो, तुम दोनों तो एक क्रिमिनल हो जिन्होंने किसी की जान लेने की कोशिश की है। के बाद यहाँ पर उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर आते हैं और वो लोग उनसे झूठ बोलने लगते हैं पर शाओ नीचे बैठकर उन्हें सारी सच्चाई बता देती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं शिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उन सब ने मिलकर उसकी बहन की लाइफ बर्बाद कर दी थी।
शिन गुस्से में आकर उसके डैड को चाकू मार देती है और फिर खुद को भी चाकू मार देती है और अपनी बहन से माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा ही टेंशन दी और मुझे नहीं पता था कि मैं ही तुम्हारी रियल सिस्टर हूँ। फिर शाओ से कहती है कि तुमने मेरे साथ ये सब जानबूझकर नहीं किया, बल्कि तुम्हें फंसाया गया था। फिर वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं मिनी जो कि हॉस्पिटल में होती है। शाओ वहाँ आकर उससे बोलती है कि तुम 2-3 दिन और आराम कर लो, क्योंकि जब तुम यहाँ से बाहर निकलोगे तो पुलिस तुम्हें सीधा हवालात लेके जाएगी उम्र कैद की सजा देने के लिए। मिनी यहाँ पर रोने लगती है और उसे बहुत ही पछतावा हो रहा होता है। फिर हम एक अवार्ड शो देखते हैं जहाँ पर बेस्ट एक्टर अवार्ड मिलने वाला होता है और ये अवार्ड मिलता है शिन को और सभी लोगों से चीयर कर रहे होते हैं। फिर हम ऑडियंस में बैठे हुए लिन और शाओ को देखते हैं जो कि बहुत ही खुश होते हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि शाओ ने अपनी एक्टिंग फील्ड छोड़ दी और वो लिन के साथ हंसी खुशी एक साधारण सी लाइफ जी रही है। और इसी के साथ हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। बाय फ्रेंड्स।